नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज हम अपने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस में जिन 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है हमारा आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम। बेसिकली दो स्कीम इन्होंने निकाली है। इन दोनों पे हम बात करेंगे कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है इसमें क्या मदद होने वाली है, और जो दूसरी स्कीम है एकीकृत लोकपाल योजना, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा है हमारे पास नोरो वायरस। तो कोरोना वायरस के बाद हम जानेंगे कि ये नोरो वायरस क्या चीज़ है। इसे हम बात करेंगे फिर लैंड रेसिस के ऊपर। लैंड रेसिस क्या होते हैं, और इस बार जो पद्मश्री अवार्ड एक इंसान को दिया गया है वो इन्हीं से, उनका कार्य इन्हीं से संबंधित है। चौथे में हम बात करेंगे कि परमानेंट कमीशन क्या होते हैं वुमेंस के लिए इंडियन आर्मी वगैरह में, और उनके कुछ मतलब निर्णायक फैसलों को देखेंगे, कोर्ट के भी फैसलों को देखेंगे। फिफ्थ हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के बारे में, बेसिकली नॉन एज इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। एंड फाइनली शक्ति 2021, तो इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज है बेसिकली ये, इस पे हम बात करेंगे। एंड देन एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। सो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा सेशन में। सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो प्रधानमंत्री जी ने दो जो है आरबीआई के इनिशिएटिव्स उनको लॉन्च किया है। ये बताया जा रहा है कि ये कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, मतलब कस्टमर आपके और मेरे जैसे, इनको ध्यान में रख के ये स्कीम, ये योजनाएं बनाई गई हैं। सबसे पहली योजना क्या है? सबसे पहली योजना है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस स्कीम का काम क्या है? इस स्कीम का काम ये है कि इनके लिए एक रिटेल इन्वेस्टर्स ला के देना इस स्कीम में, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या कर सके, निवेश कर सके। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जीसेक्स में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं, बहुत बढ़िया होती हैं। तो उनमें आके निवेश करना, तो इसमें क्या है कि इसमें जो निवेश के जो सिस्टम बनाए गए हैं वो काफ़ी आसान बना दिए गए हैं। कोई भी आरबीआई के साथ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकता है, मेंटेन कर सकता है कि कैसे कैसे क्या उनके में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, और ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट। द स्कीम ऑफर्स अ पोर्टल एवेन्यू टू इन्वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, साथ ही साथ ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो इन इन चीज़ों में जो है आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और उसके लिए जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो बहुत ही आसान बना दी गई है। और ये किसके थ्रू खोला जाएगा? तो इसमें जो अकाउंट होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट, ये ऑनलाइन जो होगा वो आरबीआई की मदद से खोला जाएगा। कोई भी पैसा इसमें आपका चार्ज नहीं होगा। तो एक तरीके से इसमें निवेश को बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि जब निवेश करना आसान हो जाता है तो काफ़ी लोग मात्रा में जो है उस चीज़ का लाभ उठाते हैं। दूसरी जो इसमें स्कीम इन्होंने लॉन्च की, द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एकीकृत लोकपाल योजना। तो इस योजना के तहत क्या है? तो बेसिकली एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। पूरा का पूरा जो कस्टमर्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाया गया, ताकि उनकी कोई भी शिकायत है, कुछ भी है, तो वो पूरा का पूरा तुरंत रिजॉल्व कराया जा सके। और सीधा जो सेंट्रल बैंक है, तो भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई द्वारा ये पूरा का पूरा रेगुलेटेड है। इसका जो मेन थीम है दूसरी वाले स्कीम का, इसमें इन्होंने नारा दिया हुआ है वन नेशन वन ओबड्समैन, वन पोर्टल वन ईमेल वन एड्रेस, ये सारी चीज़ें। इससे पहले ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए आरबीआई के पास 3 ऐसी योजनाएं थी। कौन कौन सी थी? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये 1995 में आई। फिर ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 में आई। और फिर ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कि 2019 में आया। तो अब इन तीनों को क्लब करके एक ही बना दिया गया है। दैट्स वाई आप यहाँ पे नाम देख रहे होगे इंटीग्रेटेड। राइट, इसमें इंटीग्रेशन किया गया है इन 3 स्कीम का। सो दिस इज द सेकेंड स्कीम विच इज रिलेटेड टू द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्लियर है? तो ये थी आरबीआई की 2 स्कीमें जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। बिल्कुल ब्रीफ में ये एक इन्फोग्राफिक लगा दिया गया है, माई जी के साइट से मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसे आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, दैट इज़ नोरो वायरस। तो हाल फिलहाल क्या हुआ है कि केरला का जो एक डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, वहाँ पे कम से कम 13 लोगों को देखा गया है जो नोरो वायरस से अफेक्टेड है। अब इसमें जो वहाँ की सरकार है उन्होंने इसमें मतलब तुरंत सावधानी बरती और लोगों को बोला कि देखो भाई, पूरे सतर्क रहो ताकि इसको बढ़ाया, इसको फैलाया ना जा सके। राइट। नोरो वायरस क्या है कि इट इज़ अ बग सिमिलर टू डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस। तो रोटा वायरस के जैसा ही ये बिल्कुल सिमिलर होता है। इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेज वगैरह जो है बहुत कॉमन इसमें देखी गई है। इसमें आपका क्या होता है, पेट में जो है ना आपके आग लगनी से शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन जैसा लगेगा इंटेस्टाइन वगैरह में। साथ ही साथ आपको नोजियास फील होने लगेगा, पेट में दर्द रहेगा, बुखार वगैरह ये सब इसमें रहता है। तो काफ़ी मतलब इसके जो सिम्टम्स हैं
2-3 दिन के बाद जो है वो उजागर होते हैं बॉडी के अंदर में। ये वहाँ पर केरला में जो है स्पॉट किए गए हैं। अब क्योंकि ये जो ऐसे डिजीज़ हैं, ये दे आर हाईली कंटेजियस, ये तुरंत फैल सकते हैं और ज़्यादातर इनके फैलने का चांसेस क्या होता है, क्रूज शिप हो गया, नर्सिंग होम्स हो गई, डॉर्मेटरीज हो गई, क्लोज्ड स्पेसिस हो गए, तो इनमें जो है ना इनके फैलने के जो चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं और ये एक बार जो है मल्टीपल टाइम जो है इफेक्ट कर सकता है। वन में गेट इन्फेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, यानी मुझे अगर एक बार हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब दोबारा नहीं होगा, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। कई बार ये मुझे हो सकता है क्योंकि इसके बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्या है स्ट्रेन्स हैं। साथ ही साथ स्टीमिंग फूड और क्लोरीनेटिंग वाटर से ये वायरस नहीं मरेगा, राइट। हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी इसका इस पर कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। इस बीमारी की खास बात यह है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, राइट। अपने आप ही ये जो है मतलब 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद अपने आप ही ये गायब हो जाता है। बॉडी को बस क्या चाहिए, बॉडी को पूरा प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके पानी पिया जाना चाहिए। तो दिस इज़ द नोरो वायरस, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द रोटा वायरस। ये इन्फोग्राफिक है। नोरो वायरस के क्या क्या इफेक्ट बॉडी पे पड़ सकते हैं, कितने कितने दिन तक रहेंगे, आराम से इसको देख लीजिएगा। तीसरी जो स्टोरी है वो है अपनी लैंड रेसिस की। तो इस बार जो पद्म श्री अवार्ड मिला था उसमें पद्म अवार्ड एक को मिला है, दैट इज राही बाई पोपेरे। इन्हें सीड मदर भी कहा जाता है, तो ये जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हु इज पॉपुलरली नोन एज द सीड मदर। तो इसका नाम क्या है, राही बाई पोपेरे। कहाँ से आती हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है अहमदनगर, वहाँ से आती हैं। इनको पद्मश्री जो अवार्ड दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे जो लैंड रेसिस हैं उनको बचाया है। अब लैंड रेसिस क्या है, लैंड रेसिस जो है एक तरीके की फसल है, वाइल्ड वैरायटी की फसल है, जंगली रूप की फसल है, जो गांव के लेवल पे देखी जाती है, महाराष्ट्र वगैरह में देखी जाती है। तो ये जो लैंड रेसिस हैं तो आप जानते हैं ये एक तरीके की फसल है और इसकी जो उपज है, ये जो उगता है, इसमें एक अलग तरीके की ब्रीडिंग है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, इनकी जो जेनेटिक्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो होता क्या है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कुछ ऐसे फसलों को अलग तरीके के ट्रेट दे देती है जिसकी वजह से वो अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में टैकल कर सके, रह सके। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्रॉप के साथ, फसलों के साथ। अब ज़्यादातर जो है कमर्शियली ग्रोन क्रॉप्स पे पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉप्स हैं इनका पूरा इस्तेमाल किया जाता था, इनको पूरा तहस नहस कर दिया जाता था। तो उसमें जो राही बाई पोपेरे थे उन्होंने इसको बचाने में मदद की, मूवमेंट वगैरह चलाया, और ताकि इसको ज़्यादा मतलब नुकसान, इस तरीके की फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। हालांकि बताया जा रहा है कि इनमें कुछ इस तरीके के भी ट्रेट हैं जो कि आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स में भी बचाने में मदद कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ रिसर्चर्स ने बताया है। अभी भी इसमें जो है रिसर्च वगैरह चालू है। आने वाले समय में देखेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है, कितना ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्रॉप है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग इसकी क्या क्या है, और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके से और कमर्शियली हम इसे कितना वायबल बना सकते हैं। तो दिस इज़ द लैंड रेसिस, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रोन क्रॉप्स, वाइल्ड ग्रोन क्रॉप्स। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राही बाई पोपेरे को जरूर याद रखना है, और जो कि जानी जाती हैं किस नाम से, सीड मदर के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स। तो बेसिकली क्या था कि हमें पता चल रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 25 मार्च 2021 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आर्मी जिस तरीके से वुमेंस को देख रही है वो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेटेड व्यू है, डिस्प्रोपोर्शनेटली व्यू है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि होता क्या था, इशू क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि एक परमानेंट कमीशन होती है आर्मी के अंदर में, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। अब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं वो 10 साल के ही होते हैं। 10 साल की आपने मान लीजिए आपने सर्विस की किसी में भी, इंडियन आर्मी में की, इंडियन एयरफोर्स में की, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, मेल ऑफिसर्स को, खासकर मेल ऑफिसर्स को ऑप्शन मिल जाता है कि वो आगे ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक, अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अगर उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो उन्हें 4 साल का क्या मिल सकता है, 4 साल का उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है मेल ऑफिसर्स के लिए। जबकि अगर कोई वुमेन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती है तो उसके पास परमानेंट कमीशन का ऑफर नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही आपको परमानेंट कमीशन का ऑफर मिलता है तो जो सरकार की जो पेंशन वगैरह है ये सब आपकी तब चालू होती है जब आप एज एन ऑफिसर 20 साल से ज़्यादा सर्विस दे चुके हों। लेकिन क्योंकि 10 साल तक ही आप रहते हैं तो आपके पास पेंशन वगैरह का भी कोई सिस्टम इसमें इवॉल्व नहीं होता है। तो उसको लेके बताया जा रहा था कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंडियन आर्मी जो कर रही है
वो एक तरीके से वुमेन्स के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उनको आदेश दिया कि परमानेंट कमीशन भी जो है वुमेन के लिए बनाया जाना चाहिए। अगर हम वुमेन का बैकग्राउंड थोड़ा आर्मी में समझे तो सबसे पहले 1992 में इनका आना शुरू हुआ था। उससे पहले इनको नहीं लिया जाता था आर्मी वगैरह में। स्टार्टिंग में उनको सिर्फ 5 साल का ही कमीशन दिया जाने लगा, वो भी एक सेलेक्टेड स्ट्रीम्स के अंदर में, दैट इज आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। फिर बाद में इनको वुमेन एंड स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत शॉर्टर प्री कमीशन के बेसिस पे इनको लेना शुरू किया गया, इनकी ट्रेनिंग वगैरह होने लग गई। ठीक, उसके बाद 2006 में जो WSES स्कीम था, यानी कि वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, इसको रिप्लेस कर दिया गया SSC स्कीम से, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की स्कीम है। और फिर बोला गया कि वुमेन ऑफिसर्स को हम लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी 10 साल के पीरियड तक भी ले सकते हैं और 4 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 14 साल तक का रहेगा। लेकिन परमानेंट कमीशन इसको फिर भी नहीं दिया गया। राइट, अब सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं आर्मी के इस डिसीजन के साथ थी। मतलब सरकार भी चाहती थी कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार के अपने डिफरेंट व्यूज थे। जो सरकार के क्या व्यूज थे सरकार ने कहा कि देखो भाई, सबसे बड़ा चैलेंज जो एक महिला के लिए होता है मदरहुड। ठीक है, जब वो माँ बनती है तो उन्हें बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, कुछ उनके साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा चैलेंज होता है फिजिकल लिमिटेशंस, क्योंकि जब भी किसी सिपाही को, किसी ऑफिसर को बुलाया जाता है किसी पोस्टिंग के लिए, किसी एक स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, तो उसको एक डिफरेंट डिफरेंट टेरेंस में काम करना पड़ता है, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में काम करना पड़ता है। और उसमें ऑफिसर्स ही होते हैं जो पूरे बटालियन को लीड करते हैं, पूरे ट्रुप को लीड करते हैं। और कहीं ना कहीं महिला जो है वो इस रोल में फिट नहीं बैठती, खासकर कॉम्बैट रोल्स में। फिर उन्होंने सरकार ने अपना दूसरा पक्ष बताया कि आर्मी का अभी तक का जो स्ट्रक्चर रहा है, अगर आप आर्मी का इतिहास देखें तो वो सारा का सारा मेल डोमिनेंस का रहा है। वहाँ पे सारे के सारे पुरुष लोग रहते हैं, और ज़्यादातर ये जो पुरुष होते हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि किस तरीके से एक फीमेल लीडर उनको लीड करे, कि हम अब इस महिला की बात सुनेंगे। इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बिहेवियरल एक चैलेंजेस रहते हैं। दैट्स वाई सरकार भी इस चीज़ को अपोज कर रही थी कि वुमेन्स को इंडक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत माना, इंडियन आर्मी के या इंडियन आर्म फोर्सेस के, और बाद में फिर इसको बोला कि आपको ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं रखना होगा। राइट, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परमानेंट कमीशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपको सारे जो गवर्नमेंट्स की बेनिफिट चाहिए, कोई भी कमांड अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगा अगर आप परमानेंट कमीशन के नहीं हो, गवर्नमेंट पेंशन आपको नहीं मिलेगी, ये सब आपको तब मिलता है जब 20 साल से ज़्यादा की सर्विस आप उसको दे चुके हों। क्लियर? चलिए अगली हम स्टोरी पे चलते हैं, फिफ्थ स्टोरी ऑफ द डे, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। तो इसका अभी 32वां एडिशन हुआ। कहाँ पर इसका, किसके बीच हुआ? तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच में ये हुआ है। ठीक है, कब से चालू हुआ है? तो 2005 से ये जो है चीज़ चालू हुई है। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया, एक बार नाम देख लेते हैं फटाफट। इंडियन नेवल शिप कारमुक, इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल कॉर्बेट एंड हिज मेजेस्टी थाईलैंड शिप HTMS त्यांचोन, खामरो सिंह क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट वगैरह वगैरह, इन्होंने इसमें जो है शिरकत की है। सारा का सारा सिस्टम वही है, सारा उद्देश्य वही है, इंडियन ओशन को किस तरीके से सेफ रखना है, वहाँ पे जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरीके से रिपोर्ट करना है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एक्सरसाइज है, भारत का जो एक विजन है सागर विजन, सागर का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। तो इस विजन को भी कहीं ना कहीं ये मजबूती प्रदान करता है अगर हम इस तरीके के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। थाईलैंड के साथ हमारे कुछ और एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे मैत्री, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। फिर सियाम भारत, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, मैत्री एक्सरसाइज, सियाम भारत। हमारी जो फाइनल स्टोरी है आज की, लास्ट स्टोरी ऑफ द डे, दैट इज इंडो फ्रेंच शक्ति 2021। इसका छठा एडिशन अभी होने वाला है, नवंबर में होगा। और कहाँ पर होगा? फ्रांस के फ्रेजुस में होगा। राइट, भारत के तरफ से एक प्लेटून इसमें शिरकत कर रहा है, गोरखा राइफल्स की इन्फेंट्री बटालियन इसमें पार्टिसिपेट करेगी। राइट, इन सब का भी काम वही है कि किस तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को डीएक्टिवेट किया जाए और एक मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाई जाए, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये बाई एनियल एक्सरसाइज है जो कि 2011 से शुरू हुई है, और अल्टरनेटली एक बार इंडिया में होती है, एक बार फ्रांस में होती है। 2019 में पिछली बार राजस्थान में इसको देखा गया था, उसके बाद 2020 में कोविड के चलते नहीं हुआ, 2021 में अब ये फ्रांस में हो रहा है। कुछ और डिफेंस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, वो आपको ध्यान रखना है, जैसे वरुण, ये नेवल एक्सरसाइज है, डेजर्ट 921, गरुड़ जो कि एक एयर एक्सरसाइज है, और शक्ति जो कि आर्मी एक्सरसाइज है। गगन शक्ति का जो एक्सरसाइज है
वो भी एक इंडियन फोर्स एक्सरसाइज है, इंडियन ओशन रीजन में अपनी ताकत दिखाने के लिए। दूसरा फिर जो गरुड़ शक्ति है वो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। कुछ और एक्सरसाइजेस के नाम आपको बता देता हूँ। मित्र शक्ति है, दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एंड हरिमो शक्ति है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। तो 6 स्टोरीज आई होप आपको क्लियर होंगी। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम, दूसरी फिर नोरो वायरस, तीसरा फिर लैंड रेसिस, चौथा परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स, पांचवा कॉर्पोरेट एक्सरसाइज एंड फाइनली इंडो फ्रेंच शक्ति। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। आज का पहला सवाल आपके लिए, कमेंट थ्रेड्स में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला है ई अमृत पोर्टल को लेके। ये पोर्टल डेवलप और होस्ट किया जा रहा है नीति आयोग द्वारा। इट इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ज़रूर बताइएगा। हम इसका जवाब आपको अगले सेशन में देंगे। दूसरा जो सवाल है, हाल फिलहाल S-400 ट्रम्प के बेसिस पे दो स्टेटमेंट है। इट इज़ अ हाईली एडवांस्ड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे कहते हैं। दूसरा, इट इज़ डेवलप्ड बाय रशिया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी आप मुझे बताइएगा। कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेशन जारी रखिए। थर्ड, 3 स्टेटमेंट आपके लिए हैं। पहला है एशियाटिक लॉयन इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न्ड राइनो हॉर्सेज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बिल्कुल स्वागत है, कमेंट थ्रेड आप ही के लिए है, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। और अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, आइए इसमें एनरोल कीजिए। इसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। एडिटोरियल एनालिसिस का पूरा खजाना आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे यूपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स वगैरह दे रखे हैं, चेक कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। साथ ही साथ सिविल तपस्या का पोर्टल आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और कमेंट थ्रेड में यार लिख दो, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट। मिलेंगे अगले सेशन में जल्दी, हमारे 100 सेशन भी कंप्लीट होने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।